हेलो हेलो एवरीवन। क्या सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? सुप्रभात। सबसे पहले आज के हम सेशन की शुरुआत एक ओमकार और प्रार्थना से शुरू करेंगे। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ओम का उच्चारण करेंगे। उसके उपरांत मेरे साथ साथ प्रार्थना करेंगे। डीप इनहेल, थ्रू एक्सहेलेशन चैंट ओमकारा। साथ में कलेक्टिवली प्रेयर करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदक्ष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Now slowly and gently rub your palm. Make a cup shape. Put on your eyes. Slowly and gently open your eyes. कोई कमेंट करके ये बताएगा कि मेरी आवाज़ सही से सुनाई दे रही है? तो चलिए आज का सेशन हम चालू करते हैं। मेरा नाम सताक्षी दीक्षित है। मैंने बीएससी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और महारानी लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी एमए किया है। और आज का मेरा टॉपिक है योगा एंड मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योगा और मेंटल हेल्थ के बारे में। चूँकि ये कोविड का टाइम चल रहा है और सभी लोग किसी न किसी तरीके से मेंटली रूप से प्रेशराइज्ड हैं, तो हम ये जानेंगे कि योगा किस तरीके से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभावित करता है या उस पर किस प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। तो सबसे पहले हम योगा के बारे में जानेंगे। योगा का जो शब्द है, योग जो शब्द है वो हमारे भारतीय मूल का शब्द है। किंतु जो मेंटल हेल्थ है वो पाश्चात्य भाषा का शब्द है। मानसिक जो हमारी संरचना है या संकल्पना है, योग की संकल्पना भारतीय मूल की मानी जाती है तथा मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ जो शब्द है इसकी संकल्पना पाश्चात्य मानी जाती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जो कि योग है, योग को प्राचीन ग्रंथों में उसकी जितनी भी उल्लेख है वो वहाँ पर मिलता है। जितने भी प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ आप उठा के देखेंगे वहाँ पर आपको योग के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिल जाएंगी कि योग किस प्रकार से आपको सहायता देता है, योग किस प्रकार से करना चाहिए, किन प्रकार के साधकों ने योग अपनाया है और योगा से उन्हें आगे क्या सफलता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार मानसिक जो स्वास्थ्य है उसकी भारतीय मूल की संकल्पना मन की स्थितियों के रूप में बताई गई है कि मन की कुछ अवस्थाएं हैं। अगर हम हमारा पतंजलि योग सूत्र के अनुसार बात करेंगे तो मन की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसी प्रकार हर जो भी ग्रंथ है, हमारे प्राचीन ग्रंथ है, उपनिषद कॉन्शियसनेस को लेकर बात करता है। हमारा भगवत गीता जो है उसमें भी कॉन्शियसनेस को लेकर बात की गई है कि मन की अवस्थाएं होती हैं जो चेतन, अवचेतन और अचेतन होती हैं, यानी कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। अब इस प्रकार से हम मानसिक स्वास्थ्य को अपनी ही भाषा में परिभाषित करते हैं। अब अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टि से योग के बारे में जानेंगे तो मनोविज्ञान क्या कहता है योग के बारे में? मनोविज्ञान योग के बारे में बताता है कि जब आप योग करते हैं तो आपकी बॉडीली जितने भी आपके नर्वस सिस्टम है, आपका जितने भी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं,
जब वो एक्टिवेट होंगी, उनमें से जो भी जितने भी हार्मोन्स का निशावर होता है वो उचित प्रकार से होगा, तो आपका जो बॉडी है वो अच्छी रहेगी और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। चूँकि योगा और मानसिक स्वास्थ्य, अगर मानसिक स्वास्थ्य को बात करते हैं तो वो सिर्फ एक विषय पर बात करता है, आपकी मानसिक स्वास्थ्य पर, किंतु योग जो है वो आपके संपूर्ण विकास को लेकर बात करता है। योगा आपके शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, आपकी आध्यात्मिक क्षमता, इन सभी को लेकर बात करता है, किंतु मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ मानसिक विकारों और मन में जितनी भी होने वाली समस्याएं हैं उनके बारे में बात करता है, या मानसिक स्वास्थ्य क्या है उसके ऊपर बात करता है। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो योगा क्या है, या योग जो शब्द है वो क्या है। अगर हम प्राचीन शब्दों के रूप में देखा जाए तो योग वह है जो हमें हमारे मूल से मिलाने की कोशिश करती है। पतंजलि योग सूत्र कहता है चित्त वृत्ति है निरोधा इति योगा, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब चित्त क्या है? चित्त को हम मेंटल लेवल पर समझते हैं। चित्त हमारा मन है, यानी इंटेलेक्ट है। जो इंटेलेक्ट है वो क्या, उसको अगर हमारा जो मन है उसको मन का कार्य क्या है? मन का कार्य सोचना, अलग अलग विचार लाना, चिंतन करना। अगर उनसे उसको डिटैच किया जाए, जब मन सोचेगा किंतु डिटैच्ड होगा तो वो योग में आ जाएगा। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, अगर मन जो है, मन सोचेगा, थिंकिंग करेगा, अच्छे से प्रोसेस करेगा, तो वो मेंटल हेल्थ के रूप में आ जाएगा। इसी प्रकार योग जो है वो जीवन शैली की एक कला है। योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ, लिविंग थिंग्स। योगा अटेंड्स its physical attributes, mental attributes, spiritual attributes that leads our behavior changes, our emotional stability। और अगर आप और भी ज़्यादा लेवल पर बात करें तो दैट हमें लीड्स करता है कि कॉस्मिक लेवल पर हमें योगा पहुंचाता है। अगर हम मेंटल लेवल की बात करें, मेंटल हेल्थ क्या है, तो WHO ने मानसिक स्वास्थ्य की एक बहुत अच्छी एक परिभाषा दी है। WHO कहता है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी परिभाषा ये नहीं है कि आप किसी भी प्रकार के मानसिक बीमारियां या विकारों से दूर रहें, ऐसा नहीं है। मानसिक विकारों से तो आप दूर हैं, किंतु आपके अंदर ये क्षमता हो कि आपके सामने कोई परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उनमें आप संतुलन बैठाएं। ये नहीं कि आप अत्यधिक ज़्यादा खुश हो जाएं या अत्यधिक दुखी हो जाएं, छोटी छोटी बातों पर छोटी छोटी स्ट्रेस ले लें, ये नहीं है। तो मानसिक स्वास्थ्य WHO कहता है कि मेंटल इलनेस का ये नहीं है कि वो अनुपस्थित हो, वहाँ पर अनुपस्थित तो हो, किंतु आपके अंदर ये क्षमता हो कि आपके सामने जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो आप उसमें कोप अप करने की क्षमता रखें, आप अपने बिहेवियर को हमेशा स्टेबल रखें, आपके इमोशंस को स्टेबल रखें, तब जाकर आपका मेंटल हेल्थ काम करता है। बहुत सारे शोधों में पता चला है कि जब भी आप शांत अवस्था में बैठे, अगर आप रेस्टिंग कंडीशन में हैं, तब भी आपका जो माइंड होता है वो आपकी बॉडी का 100% एनर्जी है, उसमें से 20% एनर्जी को लेता है, चाहे आप कितनी भी रेस्टिंग कंडीशन में क्यों ना हो। इसीलिए कहते हैं कि मन को शांत रखो, मन को ज़्यादा दौड़ाओ नहीं। अगर हठ योग प्रदीप का कहता है कि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चले भवेत, अर्थात जिस प्रकार से वायु की गति है उसी प्रकार से हमारे मन की गति है। अगर आप वायु की आप गति कितनी स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा होती है, अगर उसी स्पीड से हमारा मन अगर एक स्थान पर नहीं रहेगा, भटकता रहेगा, तो क्या होगा? मन में स्थिरता नहीं होगी। मन में स्थिरता नहीं होगी तो जितनी भी वृत्तियां हैं उनमें स्थिरता नहीं आएगी। इसीलिए मेंटल हेल्थ योग के द्वारा बताता है कि मन को एक स्थान पर बनाए रखना वही एक मानसिक स्वास्थ्य है। इसी प्रकार हमारे पतंजलि योग सूत्र में एक श्लोक दिया गया, आयुर्वेदा में एक सूत्र दिया गया है कि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनहा, मतलब अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ पे बता रहा है प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन।
अर्थात आप प्रसन्न तो हैं, किंतु किसके साथ? शरीर भी हो, उसमें आत्मा भी और मन भी हो। जब आप तीनों प्रकार से सुखी हैं, तब वह अवस्था आपकी सुखपूर्ण अवस्था कहलाएगी। मतलब आप आत्मा से भी सुखी हो, आपका मन है वो भी सुखी हो, आपका जो जितनी भी इंद्रियां कौन सी होती हैं सबको पता है, सेंसेस होते हैं जो 5, आपकी आँख, कान, नाक, मुंह और जीभ, मतलब ये सेंसेस हैं। अब ये खुश कब रहेंगे? जब आप इनकी वृत्तियां हैं उनसे अटैच रहेंगे। लेकिन योग कहता है कि जब ये वृत्तियां हैं वृत्तियों से निरोध हो जाए, जैसे चित्त है, चित्त अपनी वृत्तियों से निरोध हो जाए, यानी रिस्ट्रेन हो जाए, तब कहा जाएगा कि हाँ आप मन से प्रसन्न हैं या इंद्रियों से प्रसन्न हैं। इसी प्रकार आपने यह स्वरूप समझा। आगे हम बात करेंगे कि जो मेंटल हेल्थ है, अगर आप बात करते हैं कि कोविड की सिचुएशन में, तो कुछ लोगों को आप स्ट्रेस देखते हैं कि वो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हैं, कुछ लोग डिप्रेस ज़्यादा हैं, कुछ लोगों को एंजाइटी फटीग्स होते हैं बार बार। तो ये क्यों हो रहा है, इनका कारण क्या है और ये है क्या? सबसे पहले ये सारे जो चीज़ें हैं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। अब इनमें अगर हम बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे शोध हुए हैं जिनमें बताया गया है, हमारे भारत की एक बार शोध में बताया गया था कि प्रत्येक 7 व्यक्ति में 1 व्यक्ति मेंटल इलनेस से जूझ रहा है, मतलब उसे मानसिक विकार है। अगर हम 7 व्यक्ति देखें तो उनमें कोई ना कोई एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से मानसिक विकार से ग्रसित है। अगर हम स्ट्रेस की सबसे पहले हम आज जो बात करेंगे स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? हमारा स्ट्रेस लेना कोई बुरी बात है नहीं है। अगर आपके जीवन में स्ट्रेस नहीं होगा या आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा तनाव नहीं रहेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आपने सुना होगा आपकी बॉडी की 3 अवस्थाएं होती हैं, सत्व, रजस और तमस। अगर आप रजस में नहीं आएंगे, जब आपकी रजस की स्थिति नहीं बनेगी तो आप किसी कार्य को करेंगे कैसे? सत्व हमेशा क्या करता है? आपको काम डाउन करता है, चीज़ों को लेकर आपको बैलेंस में लाता है। रजस क्या करता है? आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है कि आप कार्य कीजिए। और जो तमस होता है वो आपको हमेशा डाउन करेगा कि रहने दो, आलस में रहो, कोई काम मत करो। जैसे कोविड में चल रहा है ऐसा आजकल, क्योंकि घर में है सभी लोग, ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा सोना, टाइम से नहीं उठना, ये सारे काम हो रहे हैं, तो हम तमस में हैं। अगर हम रजस में नहीं आएंगे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेस हमेशा पॉजिटिव भी होता है अगर आप उसको ज़्यादा दिन तक, कोई भी चीज़ एक लिमिटेड पीरियड से ज़्यादा रहेगी या आप किसी भी चीज़ को एक लिमिट से ज़्यादा लेंगे, चाहे वो खाने की चीज़ हो। अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं तो आपको डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, या कितनी भी अनेक प्रकार की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इसी प्रकार से आपका स्ट्रेस है, अगर आप स्ट्रेस जो है, सबसे पहले हम जान लें कि स्ट्रेस कहाँ प्रभावित करता है। सबसे पहली बात, स्ट्रेस जो है वो साइको प्लस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देता है आपको। मतलब वो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर तो प्रभावित करता ही करता है, वो आपके शारीरिक जो आपकी अवस्था है उसको भी प्रभावित करता है। अब कैसे करता है? सबसे पहले हम जान लेंगे कि ये 2 प्रकार का होता है, यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यूस्ट्रेस जो होता है वो माइनर होता है और ज़रूरी है, हर व्यक्ति के लिए स्ट्रेस लेना थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं रहेंगे तो आप तमस की स्थिति में बनी रहेंगे, इसलिए आपको रजस में लाना ज़रूरी है। तो जब यूस्ट्रेस होता है तो आप कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, आपके अंदर एनर्जी आती है, आप करने के लिए उत्साहित रहते हैं, है ना, एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर आप यही बात करेंगे अपनी डिस्ट्रेस की, तो वो आपने एक समय से ज़्यादा कोई भी चीज़ है, जैसे 7 दिन से 1 महीने तक अगर कोई भी समस्या रहती है, हाँ, योगा जैन ने हमें बताया है कि जो यू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस, स्यूडो स्ट्रेस होता है, 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। इसी प्रकार से जो मैं बता रही हूँ, जो यू स्ट्रेस होता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा, और डिस्ट्रेस होता है वो आपको निगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी बॉडी पर। 7 से 1 महीने तक अगर कोई भी स्ट्रेस है तो वो चलेगी, उतना ज़्यादा आपको, अगर उस टाइम पीरियड से वो ज़्यादा जाती है तो वो हमेशा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। अब जो पॉजिटिव और मेंटल हो गया, अब इनके रीज़न क्या है? हमेशा आपका जो ब्रेन है वो
उसको 3 ऐसे डिवाइड करके कर्टसीन नाम वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पर शोध किया था स्ट्रेस के ऊपर। उन्होंने बहुत सारे शोध किए हैं। ऐसे ब्राउन हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2007 में योगा प्लस मेंटल हेल्थ को लेकर भी कुछ शोध किए हैं, आगे हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेन के कारण क्या है। तो जो कर्टसीन वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि उन्होंने जो ब्रेन है उसको 3 खंडों में डिवाइड करके फिर बताया कि सबसे पहले होता है आपका मेंटल ब्रेन, फिर होता है सोमैटिक और लास्ट होता है विज़ुअल ब्रेन। जो विज़ुअल ब्रेन है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए, जो ऑटो नर्वस सिस्टम है उसके कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करता है। जो सोमैटिक है वो हमारे जितनी भी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनके लिए जिम्मेदार देता है। और जो मेंटल ब्रेन है वो जो हमारा फ्रंटल लोब का ब्रेन होता है, वहाँ उसको प्रेरित करने के लिए, जो हाइपोकैम्पस होता है उसको प्रेरित करने के लिए कार्य करता है। अब जो मेंटल ब्रेन है जिसके द्वारा फ्रंटल लोब को एक्टिवेट किया जा रहा है, वो काम क्या करता है? वो आपको थिंकिंग प्रोसेस में आपको सहायता देगा, वो आपको कॉन्शियसनेस में सहायता देगा, आपकी थॉट्स, आपकी थिंकिंग, इनमें आपको प्रेरित करता है। अब जो मसल्स है, आप मसल समझ सकते हो, मसल्स फटीग ना आए, उस तरीके से जो सोमैटिक ब्रेन काम करता है। जो विज़ुअल ब्रेन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें काम करता है। अब इन स्ट्रेस को डायरेक्ट तो नहीं आएगा ना स्ट्रेस, उसके फेज होंगे कुछ ना कुछ। तो जो स्ट्रेस के फेज 4 तरीके से बताए गए हैं: साइकिक, साइकोसोमैटिक, सोमैटिक और ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक। जो साइकिक है वहाँ पर क्या होता है, जितने भी मनोकायिक विकार हैं वो आना स्टार्ट कर जाते हैं। कैसे? जब आप ज़्यादातर स्ट्रेस लेंगे, आपको मेंटल इलनेस होगी या आप ज़्यादा लोड ले रहे होंगे मेंटल रीज़न पे, तो वो क्या करता है, जो ऑटो नर्वस सिस्टम है आपका, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट तो पहले से भी था, लेकिन ये इसमें हाइपर एक्टिव हो जाता है। जब हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो जो ऑटो नर्वस जो ANS है वो आपकी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम है जो उसको एक्टिवेट करेगा। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो अब एंडोक्राइन सिस्टम किस लिए जिम्मेदार होता है? आपकी बॉडी में हार्मोन्स डिस्चार्ज के लिए। जब हार्मोन डिस्चार्ज होंगे तो हो सकता है वो किसी हार्मोन्स को ज़्यादा या किसी हार्मोन्स को कम कर दे, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है, जो स्ट्रेस है वो एसिटाइल कोलाइन नामक एक जो हार्मोन्स है उसके रिसावर में ज़्यादा मात्रा हो जाती है। वो जो उसका अपनी बॉडी जहाँ से एंडोक्राइन सिस्टम से जो वहाँ निकलता है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करता है, बॉडी को फिर से हाइपर एक्टिव बना रहा है। अब हाइपर एक्टिव बना रहा है तो क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप ज़्यादा सोचोगे, बार बार थॉट्स आएंगे, रिपीटेडली थॉट आएंगे और बहुत स्पीड में आएंगे, रिपीटेडली प्लस स्पीडी थॉट्स आएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। अब ये काम क्या करता है, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि समय क्या है। अगर स्ट्रेस पॉजिटिव वे में है तो वो कुछ दिन से कुछ महीने तक, 1 महीने तक रह सकता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो वो क्या होगा, साइकोसोमैटिक जो आपका फेज़ है उसमें पहुँच जाएगा। जब साइकोसोमैटिक में पहुँच जाएगा तो ये आपको क्या करेगा, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स या हार्ट रेट को बढ़ा देगा। अब ये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमने पीछे क्या पढ़ा था कि एसिटाइल कोलाइन नामक जो एक हार्मोन है वो ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है बॉडी से। जब वो ज़्यादा निकलेगा तो वो अपनी बॉडी को हाइपर एक्टिव बनाएगा, तो हाइपर एक्टिव बनाएगा तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, तो इससे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और जो आपका पल्स रेट है वो भी बढ़ने की संभावना होती है। लेकिन आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हाँ होगा ही होगा, हो सकता है। अब जब ये हमारा साइकोसोमैटिक फेज था, सबसे साइकिक फेज में हमने क्या जाना कि ANS आपके एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम आपको एसिटाइल कोलाइन को एक्टिवेट कर रहा है, और एसिटाइल कोलाइन क्या कर रहा है, आपको ज़्यादा हाइपर एक्टिव बना रहा है। जब हाइपर एक्टिव बच जाएंगे तो आप साइकोसोमैटिक जो फेज़ है उसमें आ जाएंगे। ये सेकंड फेज़ है स्ट्रेस का। अब थर्ड फेज़ क्या है आपका, सोमैटिक फेज़। सोमैटिक फेज़ क्या होगा कि इसमें जो आपका कैटाकोलामाइन एक नामक हार्मोन है, क्योंकि हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम है उसको ANS ने बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव कर दिया है, तो वो तो अब जितने भी हार्मोन्स हैं, जितना भी आपको प्रेशराइज करना है वो करेगा। तो वहाँ से उसने कैटाकोलामाइन नामक एक हार्मोन छोड़ दिया। अब ये जो हार्मोन्स है ये 3 हार्मोन्स को लेकर हमेशा चलता है, नॉरएड्रेनल, एड्रेनल और डोपामाइन। अब ये 3 क्या करेंगे, अब सबसे पहले नॉरएड्रेनल। अगर मैं जल्दी बोल रही हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बोल दीजिएगा कि यहाँ पर मैम स्लो हो जाइए।
तो मैं उसको चीज़ को दोबारा भी रिपीट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले हमारा था कोटा कैलामाइन। तो इसके नीचे 3 हो गए हमारे हार्मोन्स, नॉरएड्रेनल, एड्रेनल और डोपामाइन। नॉरएड्रेनल क्या करता है, नॉरएड्रेनल आपको जब ये बॉडी से निकलता कब है, अगर नॉर्मल फेज है तब, जब आपको सर्दी गर्मी या किसी चीज़ का पेन होता है, तो ये सारी चीज़ें जो नॉरएड्रेनल है तब एक्टिवेट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ना दर्द है ना तकलीफ है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्टिव हो रहा है, हाइपर एक्टिव हो रहा है। जब वो एक्टिव होगा तो जब इन चीज़ों की कमी है तो वो क्या करेगा, बॉडी में फटीग लाएगा। दर्द है मतलब फटीग लाएगा, बॉडी में सर्दी गर्मी है मतलब या तो बीपी को हाई करेगा या एकदम से लो करेगा। आपकी बॉडी को हाइपर एक्टिव बना सकता है या हाइपो एक्टिव बना देगा। ये नॉरएड्रेनल की बात कर रहे हैं हम। इसी प्रकार से एड्रेनल और डोपामाइन है। डोपामाइन के बारे में आपने ज़्यादातर सुना होगा कि जब डोपेन टेस्ट होते हैं तो किसी प्रकार का उन लोगों ने एक डोप लिया था या उन्होंने किसी प्रकार का ड्रग लिया था। जो डोपामाइन है एक प्रकार का ड्रग भी है, इसे आप बाहर से भी ले सकते हैं। और ये लेते क्यों हैं, आप अपनी जो भी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, स्पीडी थॉट्स हैं, उनको स्लो डाउन करना चाहते हैं। अब नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं लोग बाग कि ड्रग्स ले लिया, अल्कोहल ले ली, सिगरेट ले ली। ये चीज़ें आपको एक समय के लिए तो शांत कर देंगी, लेकिन जब जैसे सुबह आप कभी भी गौर करना, या मैंने ऐसा सुना है जो भी अल्कोहल पीते हैं, जब वो सुबह उठते हैं तो उनका थोड़ा हेडेक होने लगता है, सर भारी भारी हो जाता है। क्यों होता है, रात को या शाम को जब भी उन्होंने अल्कोहल लिया उससे पहले उनके जो भी इमोशंस थे वो बाहर निकलना चाह रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, उस जो भी इमोशंस थे उनको एकदम से प्रेशराइज किया कि नहीं तुम दब जाओ, बाहर नहीं निकलना है, हमें स्ट्रॉन्ग दिखना है। तो उन इमोशंस को जब अंदर दबा दिया तो वो कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेंगे ना। अब वो रिएक्ट कैसे करेंगे, जब दूसरे दिन आप सुबह उठोगे तो आपका हेडेक होगा या आप नोजिया फील करोगे, बॉडी एक होगा, कुछ भी हो सकता है। ये सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये हमारा डोपामाइन की बात हो गई। अभी तक हमने 3 फेजेस की बात कर ली। सबसे पहले बात की साइकिक फेज, जहाँ पर हमारा एएनएस एंडोक्राइन सिस्टम को हमेशा एक्टिवेट कर रहा था। उसके बाद जब हाइपर एक्टिव हो गया तो साइकोसोमेटिक फेज में आ गए और वहाँ पर हमने देखा कि हम हाइपरटेंशन, हार्ट रेट जैसी प्रॉब्लम्स हो गई। सोमेटिक फेज में आपने देखा कि जो कैटाकोलामाइन नामक हार्मोन्स था वो आपके जो 3 हार्मोन्स थे, नॉरएड्रेनल, एड्रेनल और डोपामाइन, इनको प्रेरित कर रहा है। अभी इनका रिसावरण बढ़ गया। अभी लास्ट फेज है आपका ऑर्गेनिक फेज या ऑर्गेनिक फेज, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आपने ऊपर से शुरू से कोई ना कोई परेशानी चलती चली आ रही, आप अपने आप में फटीग महसूस कर रहे हैं, आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे, तो क्या होगा, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो आपका क्या होगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी। तो यही चल रहा है आज जो कोविड पेशेंट्स हैं, आप उन्हें देखिए। हमें मैं ये नहीं कह रही कि जो सारे इम्यून सिस्टम उनका वीक था, जो जिन लोगों को कोविड हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक या कई हद तक या तो वो मेंटली डिस्टर्ब थे, या उन पे प्रेशर ज़्यादा था, या उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। तो इस तरीके से हमने जाना कि स्ट्रेस कैसे होता है, इसके फेज क्या होते हैं और ये कितने टाइप का होता है, ये हमने अभी जाना। अभी हम ये जाने अब, और ये भी मैं एक बार रिपीट कर दूं कि जो स्ट्रेस होता है वो आपके मेंटल प्लस बॉडी दोनों को इफेक्ट करता है। क्योंकि लास्ट स्टेप जो ऑर्गेनिक फेज था उसमें मैंने बताया कि वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो आपकी बॉडी में जल्दी जल्दी बीमारियां आने चलेंगी। हो सकता है आपको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाए, बहुत जल्दी खांसी हो जाए, या आप बॉडी में फटीग महसूस करें, बॉडी एक होता है, हेडेक हो सकता है। ये इसके स्ट्रेस के कुछ भी कारण हो सकते हैं या इनके सिम्टम्स हो सकते हैं, ये ऐसा कारण हो सकता है। कभी कभी अब जो हमने नॉरएड्रेनल की बात की थी, सर्दी गर्मी या पेन महसूस होना, तो समझ में आ रहा है ना, फटीग महसूस होगा। हो सकता है आप ओवर ईटिंग करने लगें या लेस ईटिंग करने लगें। और हमने जब ऊपर बात सबसे स्टार्टिंग में बात की थी कि आपके स्लीप पैटर्न को भी ये डिस्टर्ब कर देगा। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी। चूँकि डिप्रेशन जो है वो हार्मोनल प्लस न्यूरोट्रांसमिशन दोनों के कारण होता है। अब हार्मोनल की हमने बात पीछे की कि जो एंडोक्राइन सिस्टम था
वो एएनएस ने जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था उसने प्रभावित कर दिया, इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए। अब दूसरा क्या है, न्यूरोट्रांसमिशन। न्यूरोट्रांसमिशंस क्या होते हैं, मैं थोड़ा इनके बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारी बॉडी में जो ब्रेन होता है उसके अलग अलग लोब्स होते हैं जो काम अलग अलग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अगर हम एमिलेगाटा की बात करेंगे तो वो आपको डेंजरस जो भी जितनी भी डेंजरस स्थितियाँ आने वाली हैं या जिनमें आपको खतरा है उनसे दूर करने की कोशिश करता है। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो आपको डिसीजन मेकिंग में काम करता है, आपकी मेमोरी मेकिंग करता है और थिंकिंग एबिलिटी में काम करता है। और हाइपोकैम्पस, ये शब्द आप याद रखना, इसका आगे यूज़ होगा और मैं बताऊंगी कि ये क्या है। हाइपोकैम्पस जो है आपका जो फ्रंटल लोब में होता है उसका काम है जितनी भी नई स्टोरीज हैं या नई आपके मेमोरीज हैं, न्यू मेमोरीज, उनको स्टोर करना उसका काम होता है। अब हम, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था कि जो डिप्रेशन है वो न्यूरोट्रांसमिशंस के कारण होता है। अब न्यूरोट्रांसमिशन क्या होता है, बॉडी में कुछ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ब्रेन्स में, जो अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देते हैं ना बॉडी में, कि आप कोई भी, जैसे संवेदीय अंग होते हैं हमारे, सेंसेस होते हैं। मैंने यहाँ पे नोट्स लिया, या अभी आप कोविड का इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं तो यहाँ पे पेन फील हुआ तो कुछ लोगों ने आंखें बंद कर ली। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स तो है, क्योंकि फटाक से हुआ, उसमें टाइम नहीं लगा। और इलेक्ट्रिक भी ऐसी होती है कि फटाक से काम हो जाता है, टाइम नहीं लगता। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें ब्रेन सेल्स बोलते हैं। अब ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स मैसेजेस होते हैं, जो केमिकल मैसेंजर होते हैं वो होते हैं। कि केमिकल मैसेंजर क्या होते हैं, कि केमिकल मैसेंजर आपने सुना होगा, ये जैसे अभी हमने पीछे बात की थी, डोपामाइन। डोपामाइन क्या करता है, आपको प्लेजर, एडिक्शन, इन सब के लिए, क्योंकि हमने पीछे बोला ना कि आपको दर्द कम करना था, या आपको पास्ट मेमोरीज को भूलना था, या आपकी बॉडी के एक को हटाना था, तो उन्होंने डोपामाइन बाहर से भी ले लिया, इंजेक्ट कर लिया। ऐसे आपने सुना होगा स्किज़ोफ्रेनिया, ग्लूटामाइन, ये सारे जो शब्द हैं ये आपके केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करते हैं। आपकी बॉडी में जो सेरोटोनिन है या मेलाटोनिन है, ये डिप्रेशन और एंजाइटी में काम आते हैं। अगर इनकी मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो बॉडी में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे इम्पल्सेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमने न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर ली, क्योंकि ये क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। अब इनका कारण क्या होता है, ये मैसेंजर काम कैसे करते हैं। जो सीवियर स्ट्रेसफुल है लाइफस्टाइल है आपकी, उनको चेंज करने के लिए, है ना। अभी स्ट्रेस होता क्यों है, या डिप्रेशन क्यों होता है, एंजाइटी क्यों होता है, इनके भी कुछ कारण हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिप्रेशन की बात कर लिया कि ये हार्मोनल भी होता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर के भी द्वारा होता है। अब एंजाइटी क्यों होता है, एंजाइटी आपके अंदर लाता क्या है। जो डिप्रेशन है वो तो आपको स्लो डाउन कर देगा, आपको लोनलीनेस फील होगा, आप होपलेस हो जाएंगे, आपको लगेगा मेरा तो कोई वर्थ नहीं है इस दुनिया में, मैं बिल्कुल ख़राब हूँ, मेरा कुछ है नहीं। तो ये डिप्रेशन, आपको ये चीज़ें आपकी मन में या बार बार ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन एंजाइटी क्या करता है, आपको जो भी आने वाली चीज़ें हैं उनसे डराता है। कि मान लो कि आपका कोई असाइनमेंट है, आने वाला है ना, तो आपको एंजाइटी हो जाएगी, अरे यार मेरे को तो असाइनमेंट करना है और मेरा हुआ नहीं है। और जो लोग प्रोफेशनल वर्क में हैं, अब उनको कोई एक प्रोजेक्ट दे दिया, उन्हें उस प्रोजेक्ट पे काम करना है, अब उन्हें उसमें भी एंजाइटी हो जाती है कि यार मुझे इतना ही टाइम पीरियड है और मुझे ये करना है। और रिसोर्सेज का भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, कि अभी आप घर में हैं तो उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, आपके पास एक्सपोजर नहीं है, तो इससे ये भी आप एंजाइटी में आ सकते हैं। हम ये कोविड की सिचुएशन को साथ में लेके चल रहे हैं। अभी एंजाइटी आपको क्या आपके अंदर डेंजर ला सकता है, आपको डर लग सकता है, आप फियर आपके अंदर बार बार आएगा। अब एंजाइटी होता क्या है और होता क्यों है, आपके ब्रेन में कुछ सर्किट्स होते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी न्यूरोट्रांसमीटर की, ऐसी ब्रेन में कुछ सर्किट्स होते हैं। तो जो एंजाइटी के लिए काम करता है, या जो मेन सर्किट है वो है गावा बेंजोडाइपेमाइन। ये मुख्य सर्किट है। ये क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। अभी हमने पहले भी बात की, डिप्रेशन में भी ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स के ही द्वारा काम करता है। अब ये जो गावा है वो आपके क्या करता है, जो ब्रेन स्टेम होता है और कॉर्टेक्स है, जो
आपने नाम सुना होगा ब्रेन स्टेम और कॉर्टेक्स, इनके बीच में जितनी भी बातें आपस में बातचीत होनी है, जैसे मैंने आपको कोई बात कहनी है तो जो ब्रेन स्टेम है वो कॉर्टेक्स तक ले जाएगा, कॉर्टेक्स ब्रेन स्टेम तक लेके जाएगा, तो इनका आदान प्रदान करता है। और मुख्य कौन है इसमें? ट्रांसमीटर गाबा। इसमें क्या होता है, जो भी बॉडी में जितनी भी हम कोई भी काम करते हैं, या तो फिजिकल एक्टिविटी हो गई या फिर मेंटल एक्टिविटी हो गई, तो इन सब का वो नियंत्रण करता है, उसको एक लय में लाने की कोशिश करता है। कौन? गाबा। और ब्रेन स्टेम और कॉर्टेक्स, ये मेन शब्द हैं। अब ये क्या होता है, जो लिम्बिक सिस्टम है उसमें सेप्टल और हिप्पोकैम्पस, मैंने अभी पीछे बात की थी हिप्पोकैम्पस क्या होता है। हिप्पोकैम्पस आपके बॉडी, जो आपका ब्रेन है उसमें नई नई जो मेमोरीज हैं उनको स्टोर करने के लिए काम करता है। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है कि जो हिप्पोकैम्पस है उससे जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसके बीच बातचीत होती रहती है। अगर मैंने सबसे पहले बात हो गई थी गावा की, गावा ने ब्रेन स्टेम को कोई संचार भेजा, ब्रेन स्टेम ने फ्रंटल लोब को भेजा। अब फ्रंटल लोब या कॉर्टेक्स क्या कर रहा है, उसको हिप्पोकैम्पस और सैंपल से लेकर फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स में लेके जा रहा है। तो इनमें क्या हो रहा है, आपस में न्यूरोट्रांसमीटर हो रहे हैं ना, और हो किस लिए रहे हैं? केमिकल मैसेंजर के द्वारा। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रो इम्पल्सेस भेज रहा है, बार बार भेज रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, गावा से ब्रेन स्टेम से कॉर्टेक्स तक जाएगा, कॉर्टेक्स हिप्पोकैम्पस तक ले जाएगा, हिप्पोकैम्पस फ्रंटल लोब तक ले जाएगा। तो ये उनका पूरा एक सिस्टम बन गया कि यहाँ से ऐसे बात पहुँच जाएगी। ऐसे जो BIS होता है यानी बिहेवियर इनहिबिटर सिस्टम, ये क्या करता है, इन जो संदेश भेजे जा रहे हैं या मैंने जो मैसेंजर भेजा है या फ्रंटल लोब ने, ब्रेन स्टेम ने, जो हाइपोकैम्पस ने फ्रंटल लोब को जो संदेश भेजे हैं उनकी जांच करता है कि जो भेजे जा रहे हैं वो किस तरीके के संदेश हैं, उन पे नियंत्रण BIS करता है यानी बिहेवियर इनहिबिशन और सिस्टम। अभी हमने स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी तीनों की बात कर ली। अभी हम बात करते हैं रीज़न क्या है। अगर हम कोविड के सिचुएशंस में बात करते हैं तो कोविड के सिचुएशन में क्या है, सबसे पहले मेन कारण स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन का है न्यूक्लियर फैमिलीज। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, आप एक छोटे से परिवार के साथ रह रहे हैं, आपके पास कम्युनिकेशन एक्सपोजर नहीं है ज़्यादा, आप किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, इवन टाइम है तो कोई बात सुन नहीं रहा क्योंकि सब अपने अपने कामों में बिजी है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन लैक हो गया। जब कम्युनिकेशन लैक होगा, जब बात ही नहीं होगी तो अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम होगी। और अभी सभी लोग घर में रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ विवाद आपस में उत्पन्न हो जाता है छोटी छोटी बात पे। अब जैसे मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया कि नहीं मुझे ये सब्जी नहीं खानी, भैया ने बोल दिया उसे वो सब्जी नहीं खानी, तो माँ को तो स्ट्रेस हो गया, इवन हम लोगों को भी स्ट्रेस हो गया कि अरे मम्मी ने ये सब्जी बना दी, हम खाना कैसे खाएंगे। तो ये एक मतलब छोटे रूप में बता रही हूँ मैं बात, ऐसे ही नॉर्मल चीज़ें स्ट्रेस ले सकते हैं आप। अब किसी के पढ़ाई का प्रॉब्लम चल रहा है या आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपस में जो मैरिटल इशूज़ हैं वो आने चालू हो गए हैं, डिवोर्स हो रहा है किसी का, या आपने फैमिली, क्योंकि कोविड है बहुत सारे लोगों की हेल्थ में खराबी हुई है, किसी न किसी फैमिली मेम्बर्स में कोई ना कोई बीमार हुआ है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका क्या चल रहा है कि आपको इनसिक्योरिटीज़ स्टार्ट हो गई कि यार उनकी मेरी फैमिली में ये बीमार हो गया, तो इसका भी स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेस हो सकते हैं। और अगर आपने मान लो किसी आपके फैमिली मेम्बर में किसी की डेथ हो गई या किसी ने सुसाइड कर लिया, तो ये सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये रीज़न है जो आपके बिहेवियर में चेंजेस ला रहे हैं, एकदम मतलब डिज़ास्टर चेंजेस ला रहे हैं। और ये अपन क्या है, कोप अप नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास एक्सपोजर नहीं है। जब हम किसी के साथ अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, अपने मन की बात को बोल देते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो धीमे धीमे कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है तो हम वही चीज़ को बार बार मन में सोचते रहते हैं। जब किसी भी चीज़ को बार बार सोचोगे तो प्रॉब्लम क्यों हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी। आप उस चीज़ को ज़्यादा एक इम्पैक्ट दे रहे, आपके वो मेंटल लेवल पे, आपके फिजिकल लेवल पे इम्पैक्ट देगा। अगर इसी चीज़ को मैं अब यहाँ पे रीज़न हो गए, इम्पैक्ट क्या होते हैं। इम्पैक्ट को बताने से पहले मैं आपको हमारा जो योग का पंचकोश की अवधारणा है उसके बारे में बताना चाहूँगी। योग की पंचकोश की अवधारणा क्या है, हमारी बॉडी 5 कोशों से मिलकर बनी होती है। अन्नमय कोश,
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे गोले में होती हैं। जैसे सबसे अंदर है अन्नमय कोश, तो मेन कारण, रूट कॉज क्या है? अन्न। अन्नमय कोश क्या करता है? आपके खाने को पचाने, आप जो खा रहे हो उसका बॉडी पे इम्पैक्ट, ये सारा देता है। अब जब आप खाना खा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपकी अप्रोच क्या है उस खाने के प्रति, पॉजिटिव अप्रोच है या नेगेटिव अप्रोच। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ खाना खाते हैं तो वो आपकी बॉडी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। अगर आप नेगेटिव अप्रोच के साथ वो खाना खा रहे हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। अब ये कैसे? क्योंकि बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, ज़्यादातर लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना होगा। आप बार बार जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वही चीज़ आपके साथ होती है। ऐसा ही योग भी कहता है कि आप जैसी अप्रोच रखते हैं वैसा ही आपके साथ होगा। अब आपने अन्नमय कोश में ज़्यादा, अगर आपकी जो बॉडी है, जो डाइट है, रेगुलर डाइट, आपने खाना नॉर्मल खा रहे हैं लेकिन आप किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, फिजिकल एक्टिविटी। जैसे कोविड की सिचुएशन है, हमने सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि कोई टाइम रूटीन नहीं है, 10 बजे 11 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है क्योंकि हम सो के ही जग रहे हैं 10 बजे या 11 बजे, तो हमने ब्रेकफास्ट लेट कर दिया हमारा, क्योंकि यार टाइम मैनेजमेंट का लैक है हमारे पास। जब हम अपना जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो लेट करेंगे तो वाइसा वर्सा आपका जो लंच टाइम है वो भी लेट हो जाएगा। तो यही सीरीज़ आपको इवनिंग में आपका स्नैक टाइम को भी इफेक्ट करेगी और रात को डिनर में भी इफेक्ट करेगी। तो अन्नमय कोश क्या कर रहा है? उस चीज़ को, खाने को पचा नहीं पा रहा है, या आप अगर आप साइंटिफिक रूप में बोलें कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो वीक होता जा रहा है। आप मतलब एक मात्रा से ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि हमारे श्रीमद् भगवत गीता में बताया है और हठ योग प्रदीप का में भी बताया है कि आपको खाना जो खाना है उसके 4 भाग करने हैं। 3 भाग को खाना खाना है, 1 भाग अपने ईस्ट को समर्पित कर देना है, और जो 1 भाग आपका पोर्शन, जो आपके अगर फुल पोर्शन है उसमें से 3 पोर्शन आपने खाना खाया, 1 पोर्शन आपने खाली रखा, तो उस 1 पोर्शन को आप पानी और हवा के लिए रखिए। और हम क्या करते हैं, तब तक खाना खाते हैं कि पानी के लिए भी जगह ना बचे। तो जब पानी आप खाना खा रहे हो ज़्यादा तो अन्नमय कोश में इफेक्ट आएगा ही आएगा। अब अन्नमय कोश के जस्ट ऊपर होता है आपका मनोमय कोश, प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश क्या होगा? जब आप ज़्यादा मात्रा में खा रहे होगे तो आपकी लंग्स को एक पूरा जो आपका डायफ्राम होता है लंग्स के नीचे, उसको पूरा एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा सांस लेने के लिए। तो आप क्या करोगे? आधी सांस लोगे, स्पीड में सांस लोगे, आप पूरी डीप ब्रीथ नहीं करोगे। और योगा में सबसे पहली चीज़ बोली गई है कि ब्रीथ हमेशा डीप होनी चाहिए। डीप ब्रीथ और डीप एक्सहेलेशन, फुल्ली एक्सहेल, डीप ब्रीथ एंड फुल्ली एक्सहेल। आप प्राणमय कोश, आपको अब जब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा सही तरीके से तो जो आपका ब्लड फ्लो है वो प्रॉब्लम होगा। जब उसका प्रॉब्लम होगा, और सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि खाने का जो आपका ऑक्सीजन है उसका इम्पैक्ट आपके खाने के भी पाचन में भी पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, यहाँ पे कोई भी चीज़ अलग नहीं है। योगा हमेशा सब चीज़ों को इकट्ठा करके लेके चलता है, इसीलिए तो वो सबके ऊपर बात करता है। इसी तरीके से प्राणमय कोश में आपको डिफेक्ट हुआ। प्राणमय कोश क्या करेगा? उसके जस्ट ऊपर है मनोमय कोश। अभी हमने शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हठ योग प्रदीप का बताया है कि चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। मतलब अगर जिस प्रकार से आपकी श्वास की गति होगी उसी प्रकार से आपकी मन की गति होगी। अगर आप जब सांस ज़्यादा जल्दी ले रहे होंगे, डीप ब्रेथ नहीं करेंगे, तो आपका जो मन होगा वो भी चंचल हो जाएगा। और जब मन चंचल होगा, और सबसे पहली बात आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ था, तो आप वहाँ पे कॉन्स्टिपेटेड हैं। जब कॉन्स्टिपेटेड हैं तो दिमाग वहीं पे लगा रहेगा, अरे यार मेरा कॉलन साफ नहीं हुआ। और सबसे पहली चीज़ होती है बॉडी का कॉलन साफ करना, क्योंकि योगा के अष्टांग नियमों में पहला काम है यम, दूसरा है नियम। यम आपके, अगर हम साइंटिफिक रूप में बात करें या मेंटल हेल्थ के रूप में बात करें, तो वो आपके बिहेवियर जो सिम्टम्स हैं उनके ऊपर काम करता है। और जो आपका नियम है वो बिहेवियर के साथ साथ स्वयं पे काम करता है, यानी माई सेल्फ। यम क्या होते हैं? नियम में सबसे पहला नियम है सोच। यानी आप क्लीन रखें अपनी बॉडी को भी, अपने माइंड को भी, अपनी सोल को भी, प्लस उसके साथ साथ अपने सराउंडिंग में भी। अगर आपका सराउंडिंग क्लीन होगा तो आपको नेचर के साथ अच्छा लगेगा, फील अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमने कॉलन की बात कर दी, क्योंकि
हम साथ में लेके चल रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो तो बोल दीजिए कि यहाँ समझ नहीं आया। उसके साथ अभी हमने बात कर ली मनोमय कोश की। मनोमय कोश गड़बड़ हुआ तो उसके ऊपर होता है विज्ञानमय कोश, यानी आपका इंटेलेक्ट। जब आपका मन काम सही से नहीं कर रहा तो इंटेलेक्ट कैसे काम करेगा, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी कैसे अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मन तो आपका विचलित है ना, बार बार कहीं इस थॉट पे जा रहा है, कहीं उस थॉट पे जा रहा है, तो आप एक चीज पे कंटिन्यू वो ही नहीं हो पा रहे, कंसंट्रेशन आपका हो ही नहीं पा रहा। यहाँ लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो गया। कम्युनिकेशन तो था ही पहले से लैक, अंडरस्टैंडिंग भी लैक थी, अब यहाँ पे आके क्या हो गया, आपका कंसंट्रेशन भी वीक हो गया। जब कंसंट्रेशन वीक हो गया, अब आपके जो 4 कोशास हैं, अन्न, मन, प्राण और विज्ञान, जब यही बिल्कुल इम्बैलेंस्ड हो गए तो जो आनंदमय कोश है यहाँ पे, जहाँ पर हैप्पीनेस होती है, वही नहीं होगा तो वो कहाँ से आ जाएगा। इसीलिए साथ में जो योग है वो आपको साथ में लेके चलने की बात करता है। यानी जब आप खाना खाते हैं, डाइट है जो आपका, उसको हमेशा अच्छा रखिए। योग में योगिक डाइट भी बताई गई है। सबसे पहली चीज़, आप खाते हैं जो खाते हैं वो खाइए, नहीं कह रही कि भाई फास्ट फूड ना खाओ या जो बाजार की चीज़ें मत खाओ, बट एक लिमिट में खाओ। हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ करेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होगी, इवन किसी चीज़ के लिए अच्छी नहीं होगी। ऐसे जब ज़्यादा सोचते हैं तो वो आपके मन के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि रीज़न क्या है, सिम्टम्स क्या हैं। अब सिम्टम्स तो आप समझ सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि हमने हार्मोन्स की बात की थी, एंडोक्राइन सिस्टम की बात की थी, जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो आपको लैक ऑफ स्लीप्स भी हो सकता है, या तो आप ज़्यादा सोएंगे या फिर आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। ऐसी खाने का, जब आप मेटाबॉलिज्म आपका सही नहीं होगा, आपका अन्नमय कोश गड़बड़ है, तो आपका खाना कैसे पचेगा, खाना ही नहीं पचेगा। खाना नहीं पचेगा, कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे तो आप जो खाएंगे वो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं देगा, वो आपके माइंड को भी डिस्टर्ब रखेगा। इसीलिए हर चीज़ को साथ में लेके चलना है। योग सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जो हम क्या देख रहे हैं, हमने आज तक यही देखा है कि जो हमें पाश्चात्य देशों ने बता दिया कि योगा 21 जून है, हमें इंटरनेशनल योगा डे के नाम पे यूनाइटेड नेशन ने जब घोषित किया, तब हमने माना कि हाँ योग करना चाहिए। अब उसमें भी हमने योग को क्या समझ लिया, केवल फिजिकल एक्टिविटी। अब जब कोविड आया तो लोग वागों ने देखा कि हमें भैया लंग्स में प्रॉब्लम है तो हमें प्राणायाम करना चाहिए। तो हमेशा ज़रूरत के हिसाब से हम काम क्यों कर रहे हैं। हम अगर साथ में लेके चलेंगे तो धीमे धीमे कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं ना। हम पहले से ही इतने मजबूत होंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको डील करने के लिए तैयार हैं पहले से। अब हमने बात कर ली कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। अब हम कुछ फैक्ट की बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगी कि योग में ऐसा लिखा है तो आधे लोग मानेंगे, आधे नहीं मानेंगे। अगर ये मैं बोल दूंगी कि भाई फैक्ट है, ये उस वैज्ञानिक ने अपनी किताब में ऐसा बताया है, तो आप लोग मान जाओगे। तो जो ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 2007 में अपने कुछ, ये यूनाइटेड नेशन में जो अमेरिका है वहाँ पर, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे ब्राउन, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को लेकर उन पर शोध किया। उन्होंने देखा कि मेंटल इलनेस क्यों हो रही है या कारण क्या है। अब जब और फिर बीच बीच में उन्होंने देखा कि जो हमारे भारतीय लोग हैं या हमारे जो गुरुजन हैं, जिन लोगों ने योग को सच में अपनाया है, उन लोगों की बॉडी में क्यों प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो उन्होंने योग को अपने जो भी उन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट लिया था 15 लोगों का या 20 लोगों का, उन्होंने ग्रुप बनाया था, उनमें योगा एक्सरसाइज कराई, मतलब योगा के आसन कराए। यहाँ पे उन्होंने प्राणायाम, मेडिटेशन या किसी भी प्रकार का और जितने भी एस्पेक्ट हैं, 8 नियम है ना योग में, तो अष्टांग नियम है, उनमें से सिर्फ आसनास को लिया। तो उन्होंने पाया कि बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था, डिप्रेशन और एंजाइटी की भी मैंने बात की थी, तब मैंने बताया था कि जो गावा जो न्यूरोट्रांसमिशन है वो क्या इंक्रीज हो गया बॉडी में। और ये बात स्टीलर ने भी बताई, एक और वैज्ञानिक थे स्टीलर, दोनों ने साथ में, इन्होंने 2009 में, जब ब्राउन ने 2007 में ये अपना शोध दे दिया, उसके बाद स्टीलर ने 2009 में भी इस पर शोध किया। तो उन्होंने सच में पाया कि जो बॉडी में गावा नामक हार्मोनस न्यूरोट्रांसमिशन था, उसमें वो बढ़ गया था। और जो हमने ब्राउन ने करके दिखाया, उन्होंने आसनास की प्रैक्टिस कराई, तो सच में वो जो गावा न्यूरोट्रांसमिशन था उसकी कमी होने लगी, मतलब अपनी नॉर्मल स्थिति में वो आया।
तो स्टीलर ने भी सेम उसी पे शोध किया, उन्होंने भी यही पाया, मतलब ये जो वैलिड हो गया, वैलिडिटी उसको मिल गई ब्राउन को। अब यहाँ पे हमने बात कर ली अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को लेकर, यही स्ट्रेस को लेकर उन्होंने बात की। स्ट्रेस और स्लीप डिसऑर्डर या मूड स्टेट्स के बारे में एक हमारे वैज्ञानिक थे खालसो, इन्होंने 2009 में एक हमारा शोध किया जिसमें उन्होंने जो न्यूरोट्रांसमिशन थे, जो हमने पहले भी पढ़ा, अभी पीछे पढ़ा था कि जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन थे, ये क्या करते हैं आपके मूड स्विंग्स को और आपका जो स्लीप एक साइकिल है उसको अच्छा करने के लिए काम करते हैं। तो जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ थी यानी आसनास, इन सब ने आसनास को ही आगे लेकर बात की है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि सिर्फ यहाँ पे मैं आसनास की बात की है। अभी उन्होंने आसनास को लेके बताया कि जितने भी सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर थे जो बढ़ गए थे बॉडी में, वो धीमे धीमे अपनी एक नॉर्मल स्थिति में आ गए। और ये कार्य क्यों करता है कि आपके मूड स्विंग्स और आपका जितनी भी स्लीप पैटर्न्स है उसको रेगुलेट करने के लिए। ऐसी एक वैज्ञानिक थे डेविस करके थे और डस्कलस, इन लोगों ने साथ में एक शोध किया था जिसमें उन्होंने, पहले मैंने अभी बात की कि जो इंटीरियर कॉर्टेक्स था, हाइपोकैम्पस था, ये सारे क्या थे आपके जो आपकी जितनी भी अच्छी मेमोरीज होती हैं या न्यू मेमोरीज होती हैं, इनको स्टोर करने के लिए काम करते हैं और इस डिसीजन मेकिंग में भी काम करते हैं। तो इन्होंने ये देखा कि जब हम योग तो किया प्लस उन्होंने यहाँ पर प्राणायाम किया, तो उन्होंने पाया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की बात भी हो रही है ना, कि जब ये दोनों पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मलाइज हुए, दोनों का एक लय में आके उन्होंने काम किया, तो उन्होंने देखा कि जितने भी इंटीरियर कॉर्टेक्स था या हाइपोकैम्पस था, इन लोगों के जो कार्य थे यानी डिसीजन मेकिंग है ना, और आपकी बॉडी में एम्पैथी, इमोशंस, ये कंट्रोल में आने लगे और डिसीजन मेकिंग कारण अच्छी हो गई। तो ये हमारे डेविस और डस्कलस ने ये शोध किया था। अब मुझे पता है कि कुछ लोगों के क्वेश्चन होंगे कि अभी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के कारण आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग और हाउ टू ओवरकम आवर पास्ट एक्सपीरियंस। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरा फ़ोन बार बार गिर रहा है, सॉरी। तो हाउ टू ओवरकम आवर पास्ट एक्सपीरियंस, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग क्या है, एक प्रकार का जैसे हमारा फिजिकल डायरिया होता है ना, इसी तरीके का मेंटल डायरिया है। अब मैंने यहाँ पे डायरिया शब्द क्यों यूज़ किया, डायरिया शब्द इसलिए यूज़ किया कि जब आप अपनी बॉडी को, जैसे अगर बॉडी पे बात करें, अगर आप अपनी बॉडी को एक नियमित चीज़ से ज़्यादा खाना खिलाओगे या कोई भी नई चीज़ ज़्यादा खिलाओगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो डायरिया की स्थिति बन जाएगी। आपकी बॉडी से वो जितना भी एक्सेसिव चीज़ें हैं वो बाहर निकालने की अच्छे से कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या बात चल रही है कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, यहाँ ओवर थिंकिंग की बात चल रही है। तो ओवर थिंकिंग यानी मतलब क्या कर रहे हो, आप अपने दिमाग को बहुत सारे थॉट्स खिला रहे हो बार बार, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं और सच्ची बात तो ये है कि अच्छे ख्याल बार बार नहीं आते, जो बुरे विचार होते हैं वो बार बार आते हैं, क्योंकि आप उन पे ही अपना जो भी पूरा एस्पेक्ट है, पूरी अप्रोच है, केवल उन्हीं पे लेके चलते हैं कि बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है। इसलिए सबसे पहले हमें देखना है कि वो भी एक तरीके का मेंटल डायरिया है। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपकी बैड थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव अप्रोच के रूप में ले लेना है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मान लो जो कोविड चल रहा है, कि आप उनको देखो, जो आप अपने घर में रह रहे हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, मेरे पास है, आपके पास है। अगर मैं ये सोचूं यार मेरे पास तो आईफोन नहीं है, तो ये क्या हो गया, मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं उनके प्रति जो अप्रोच मैं रख रही हूँ वो बहुत नेगेटिव रख रही हूँ। आप उन लोगों को देखो जो दिहाड़ी मजदूर थे, अभी कोई किसी प्रकार की कोई मजदूरी काम नहीं चल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके परिवार वाले क्या कर रहे हैं, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो उसमें भी खुश हैं कि उन्हें आधी रोटी मिल गई या नमक से ही उन्होंने खाना खा लिया। तो हर चीज़ के प्रति सबसे पहले जब आप ओवर थिंकिंग करना चाहते हैं ना, तो उन चीज़ों के प्रति देखिए जो आपके नेचर में हो रहा है, आपके आसपास अपने आप को अपने सराउंडिंग से कनेक्ट करिए, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा है।
जितना होना चाहिए हमारे पास है। संतोष सबसे बड़ी चीज़ होती है, और यहाँ पे बताया भी गया है कि सोच संतोष तब, ये नियम के अंतर्गत आता है। ये आपका सेल्फ कंट्रोल है कि जो है उसमें संतोष रखो यार, पॉजिटिव अप्रोच रखो ना। अब कोविड चल रहा है, 2 टाइम खाने को मिल गया, अब बहुत से लोगों को ये सोचने अरे यार बाहर का खाना नहीं मिल रहा, मोमोज नहीं खाए, मंचूरियन नहीं खाया, अरे खाना तो मिल रहा है दोनों टाइम। इसीलिए हर चीज़ के प्रति पहले सबसे पहली चीज़ है कि पॉजिटिव अप्रोच रखिए हमेशा। जब आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो अपने आप जो आपकी ओवर थिंकिंग है वो कम हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू ओवरकम अवर पास्ट एक्सपीरियंस। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं उनसे कैसे हम उनको अपने आप से दूर रखें। क्यों रखना है भाई दूर, क्यों ख़त्म करना है उन्हें अपने आप से, नहीं रखना। उनके बारे में सोचना नहीं है बार बार। पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं वो हमेशा डेड एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब डेड मेमोरी हो गए ना, वो हो चुके। पास्ट अब दोबारा वापस आएगा क्या, नहीं आएगा। तो जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपकी डेड मेमोरी है, और डेड मेमोरी हमेशा क्या करती है, आपको विजडम देती है। विजडम यानी आपको चतुर बनाती है। कहते हैं ना कि वो व्यक्ति हमेशा ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा मैच्योर होता है जिसके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं या उसके ऊपर ज़्यादा वर्डन आ गया होता है। तो जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनको अगर हम पॉजिटिव अप्रोच के रूप में ले लें कि हाँ अगर हमने ये किया था तो उसका हमें ये रिजल्ट मिला, तो नेक्स्ट टाइम हम वो काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव अप्रोच ले ली और हमने जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनको पॉजिटिव वे में ले लिया कि जो हुआ उससे हमें एक सीख मिली, हमें एक लर्निंग मिली, तो नेक्स्ट टाइम हमें वो चीज़ नहीं करनी है। और फिर दूसरी बात, जो आप लिविंग में रह रहे हो, है ना, आप हमेशा मेमोरीज को डिस्क्रिमिनेट करना सीखो कि रियलिस्टिक क्या है और आपका इमेजिनरी क्या है। जब आप इनको लेके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। डिस्क्रिमिनेशन पावर बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करके चलिए। टाइम ख़त्म हो रहा है और मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, तो इसलिए अब थोड़ा जल्दी से हम अपने टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं। अब वाई आर यू स्ट्रेस्ड, कारण क्या है आपका स्ट्रेस का। सबसे पहला कारण है कि आप रियलिटी और इमेजिनेशन या जो भी रियल चीज़ें हैं उनको आप निगलेक्ट कर रहे हैं और आप अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ही हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर पाता, अगर वैसा नहीं हो रहा तो मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। तो ये क्यों हो रहा है, आप डिस्क्रिमिनेशन पावर आपके अंदर कम है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमें अपनी कोविड सिचुएशन में मन को, बुद्धि को, आत्मा को किस तरीके से शांत रखना है। तो सबसे पहले अपने आप को इन्वॉल्व करो नेचर से, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं उनके साथ आप एक बार कनेक्ट करके देखिए। आपने बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ हो, कभी कभी धोखे से सुबह जल्दी उठ गए तो उन्होंने बाहर अगर बालकनी में या अपनी छत पर गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे छोटी छोटी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, हवा बहुत ठंडी है, तो वहाँ अच्छा लगता है, उस दिन पूरा दिन फील अच्छा होता है। तो हमेशा अपने आप को नेचर से कनेक्ट करके रखो। आपका जो सराउंडिंग एरिया है उसके साथ रहो। सराउंडिंग एरिया में ये भी हो सकता है कि आपके आसपास जो आपकी सोसाइटी है उससे भी कनेक्ट रहिए। सोसाइटी से अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वीक होती चली जाएंगी। और कोविड में ऐसा ही हो रहा है कि हमारे मन में, हमारा जो सोसाइटी के बगल वाला व्यक्ति है, अगर उसको कोविड हो गया, उसके घर में किसी को कोविड हो गया, वो वैसे ही परेशान है। अगर आप उससे थोड़ी बात कर लेंगे, मैं नहीं कहती उनके घर पे जाके बात कीजिए, फ़ोन पे जाके बात कीजिए थोड़ा सा और उनसे बात कीजिए। जब आप कम्युनिकेट करते हैं ना तो आपको अच्छा लगेगा। अगर सामने वाले को आपने जब टाइम दिया और उसको अच्छा फील हुआ तो आपको भी अच्छा फील होगा कि यार चलो मैंने किसी भी तरीके से तो हेल्प की। दूसरी चीज़, आपके सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में बहुत सारे जीव जंतु भी आते हैं। अभी मैंने सभी लोग देख रहे होंगे फेसबुक पे, बहुत सारे लोग कोई ना कोई NGOs चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके डॉग्स हैं या मोहल्ले में जो भी चीज़ें हैं या जिन लोगों के घर में खाने को नहीं है, मैं ये नहीं कहती नहीं है, हो सकता है क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो उन लोगों को उतना टाइम नहीं मिल रहा, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो हो सकता है आपके घर में, मैं नहीं कह रही आप बहुत सारे रुपए दो, आप जाके कुत्ते, आपके मोहल्ले में डॉग्स होंगे, उनको एक रोटी डाल के देखो। हो सकता है कि बहुत खतरनाक डॉग्स हों, अगर आप उनको रोज़ एक नियमित टाइम पे रोटी देते हो ना, सिर्फ रोटी, तो एक दिन जब आप उनके पास से निकलोगे ना और रोटी नहीं दोगे, वो उस दिन भी आपको प्यार करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इमोशन है, हमारे अंदर जो इमोशन दबे हुए हैं वो निकल जाएंगे।
धीमे धीमे, और आपको फील अच्छा होगा कि हाँ यार मैंने किसी के साथ अच्छा किया। जब वो आपके पास आएंगे, अपनी पूंछ हिलाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको चाटेंगे, लिक करेंगे। तो ऐसा काम कीजिए जो आपकी सोसाइटी को भी अच्छा करे, आपकी सोसाइटी में आपका कुछ तो इम्पैक्ट हो, वो चीज़ें कीजिए। और हमेशा ये नहीं है कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचना। महात्मा बुद्ध जी से एक महिला थी, उसने एक क्वेश्चन बोला था कि मैं खुशी चाहती हूँ, मैं खुशियाँ चाहती हूँ, आई वॉन्ट हैप्पीनेस। तो बुद्ध जी ने उनको सबसे पहले बोला था कि आई हटा दो। जो आपका सेंटेंस है ना, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, सबसे पहले आता है आई यानी ईगो, मतलब तुम सिर्फ खुद के लिए मांग रहे हो। जब हम कलेक्टिव प्रेयर करते हैं तो हमेशा क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सभी का अच्छा हो, सभी की भलाई हो। तो हमेशा दूसरों के लिए भी सोचो, हमेशा समाज को लेके चलो, हमेशा बोलो कि, तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने उनको समझाया कि आई मत रखो। अब दूसरा उनका वर्ड था वांट, यानी चाहिए। अब चाहिए मतलब डिजायर हो गया, तुम उस चीज़ से अटैच हो गए, और जब अटैचमेंट होती है तो फिर और भी ज़्यादा उसके प्रति बिल्कुल अटैचमेंट बढ़ती जाती है, और फिर जब वो चीज़ नहीं मिलती तो फिर वही बात, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो आई हटा दिया, वांट हटा दिया, अब बचा क्या, हैप्पीनेस ही तो बची। तो हैप्पीनेस ही हमारी दुनिया में, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा हमें। जब हम देखने का नज़रिया बदलेंगे ना, वो कहते हैं ना अटेंशन दो आपके आसपास सराउंडिंग एरियाज में, खुद को भी अटेंशन दो। सुबह जब उठो या रात को सोते समय एक बार 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए कहीं पे भी शांति में बैठो और सेल्फ एनालिसिस करो कि हमने क्या किया। कोविड-19 की सिचुएशन में सभी लोग घर पे हैं, सभी लोगों के पास इतना टाइम तो है कि वो अपना 5 मिनट टाइम निकाल के ये देखें कि क्या हो रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, और आज मैंने जो किया अच्छा किया या बुरा किया, ये सारी चीज़ें कीजिए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, आपको सिंपैथी दूसरों के साथ भी रखिए, लेकिन एम्पैथी भी रखिए। सिंपैथी और एम्पैथी दोनों जब साथ में लेके चलोगे ना, तब आपको फील होगा कि यार जो हमने किया वो बहुत अच्छा किया। पास्ट एक्सपीरियंस को भूलने की कोशिश करो, हमेशा भूलने की कोशिश ऐसे करो कि भाई जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, पॉजिटिव अप्रोच में हमने उसको ले लिया। अब हमने डिस्क्रिमिनेशन सीख लिया, हमने नेचर के साथ कनेक्ट होना सीख लिया, अटेंशन सीख ली। अब हमने क्या किया, हर चीज़ के प्रति ज़्यादा सीरियस मत हो जाओ कि अगर ऐसा नहीं हो रहा यार, मेरा तो हो ही नहीं रहा, मेरा जॉब नहीं हो रहा, मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहा, या मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। हर चीज़ के प्रति इतना सीरियस मत हो जाओ कि वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देने लग जाए आपकी हेल्थ पर। अच्छी बात है स्ट्रेस लेना, अच्छी बात है खुद के साथ इन्वॉल्व होना, अच्छी बात है, लेकिन टाइम दो हर चीज़ को। वो कहते हैं ना कि आप टाइम दोगे जिन चीज़ों को, वो और अच्छे से आते हैं। तो हमेशा टाइम दो खुद को। अभी हमने मेंटल स्टेट के भी बारे में बात कर ली, हमने अपना जो सिनेरियो है उसके भी बारे में बात कर ली। अगर आप किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो पुट कर सकता है, मैं उस पर आंसर दूंगी, मुझे बहुत खुशी होगी। If anyone have any question, please comment below. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखिए। क्लीनिनेस बहुत ज़रूरी है, और अपने मन को भी क्लीन रखिए। यही नहीं कि हमारा सराउंडिंग क्लीन है तो हम क्लीन है, नहीं, हमारे मन को भी साफ रखिए। किसी के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, उसको छोड़ दीजिए। उसने जो किया अच्छी बात है, छोड़ दो। कहते हैं ना पास्ट एक्सपीरियंस को छोड़ना है, हमें उनसे विजडम लेनी है, हमें सीख लेनी है, हमें लर्निंग ले ली हमने, ठीक है। उसी तरीके से अभी आइडेंटिफाई योरसेल्फ। जब आप अकेले हों तो शांति से बैठिए 2 मिनट और अपनी चीज़ों को लेकर विचार करिए कि जो हमने किया है नहीं किया है। नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करिए। योगा करिए। योग मतलब सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी करी। योग वो है आप फिजिकल एक्टिविटी करते हुए अपनी बॉडी के प्रति अवेयर हैं। अगर हमने सूर्य नमस्कार आपने 10 बार 10 राउंड किए, वही आपने
आप ना पूरा अटेंशन के साथ किए। आपने ब्रीदिंग पैटर्न को सही रखा कि जब आप अपने हस्तोत्तान आसन में जाते हैं तो आपने ब्रीदिंग को इनहेल किया, जब पादहस्तान आसन में जाते हैं तो एक्सहेल किया। एक प्रॉपर वे सीक्वेंस में जब आप करेंगे ना, तो जितना आपका 10 राउंड का इम्पैक्ट नहीं होगा, उस 1 राउंड का इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो अपनी बॉडी को या अपने आसन को हमेशा ब्रीदिंग पैटर्न के साथ सिंक्रोनाइज कीजिए, अपनी कॉन्शियसनेस को वहाँ पर सिंक्रोनाइज कीजिए। कोई भी आसन कर रहे हैं उसको कॉन्शियस वे में कीजिए। दूसरी बात, आपको प्राणायाम करना है, प्राणायाम भी कीजिए। आपका मेडिटेशन है, मेडिटेशन कीजिए। अब मेडिटेशन के बहुत सारे फॉर्म आ गए हैं, आप चाहें तो मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सा चल रहा है कि आप बार बार किसी चीज़ को मांगना चाहते हैं या किसी चीज़ को चाहिए, तो आप ये कहिए कि ये चीज़ हो चुकी है। मैनिफेस्टेशन अच्छी चीज़ है, मैं भी करती हूँ कभी कभी। तीसरी चीज़, ये सब करने के साथ साथ यम और नियम का भी पालन करना चाहिए। यम कौन से होते हैं और हमारे नियम कौन से होते हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये हमारी यमा है। यम में आपने क्या बोला? सत्य। सबसे पहली बात, सत्य बोलिए जितना हो सके। अपने सत्य मतलब आपका ट्रुथ। ट्रुथ क्या है? अगर हम योग के द्वारा ट्रुथ देखें तो ट्रुथ क्या है? सेल्फ ही ट्रुथ है, और हम अपने आप में क्या है उसको जानना ही ट्रुथ है। तो ट्रुथ करिए हमेशा, मन से भी, वाणी से भी, और जितना भी सोचते हैं वो अच्छा अच्छा सोचिए। सत्य, अहिंसा, किसी के प्रति बुरा व्यवहार मत कीजिए। किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो ठीक है, छोड़ दो, अहिंसा मत करो। अब अहिंसा कर रहे हो ना, तो तुम्हारा ही जो मनोमय कोष है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको छोड़ दो, हो गया, लेट इट बी। अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी मत करो। अब चोरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चोरी पैसों की चोरी होती है। चोरी आजकल कंटेंट भी चोरी हो जाता है फेसबुक पे, कुछ भी हो सकता है। आप किसी चीज़ को चोरी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत दूसरे को क्रेडिट दे दो कि हाँ भाई मैंने उससे सीखा था। जैसे मैंने बोला कि कुछ चीज़ें मैंने सदगुरु महाराज जी से सीखी हैं, और सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जो ईसा फाउंडेशन वाले सदगुरु हैं, उन्होंने एक योग की बहुत अच्छी परिभाषा दी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने बोला कि योग वह ज्यामिति है जो इस शारीरिक ज्यामिति या आत्मीय ज्यामिति को उस कॉस्मिक ज्यामिति से अटैच करती है। ये भी योग भी कहता है कि अपने आत्मीय को उस परम ब्रह्म के साथ जोड़ देना ही योग है। तो उनकी चीज़ें अच्छी लगी। ऐसी मैंने कुछ क्वेश्चन कोट किए हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध वाला कि आई वॉन्ट हैप्पीनेस, तो आई हटा दो, वॉन्ट हटा दो, हैप्पीनेस अपने आप ही अपने आप है। पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, डिस्क्रिमिनेशन ज़रूरी है कि क्या सही है, क्या गलत है, इवन क्या रियल है और क्या हमारी फैंटेसी है, इमेजिनेशन है, वो ज़रूरी है। पास्ट में मत जियो, प्रेजेंट में जियो, और दूसरी बात, फ्यूचर का भी मत सोचो ज़्यादा। आपको एक पल दूसरे का पल का अंदाज़ा नहीं है कि कल मैं ज़िंदा होने वाली हूँ या मैं 2 घंटे बाद ज़िंदा रहने वाली हूँ कि नहीं। तो फ्यूचरिस्टिक क्यों होना? सोचो, लेकिन उतना मत सोचो कि आप बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो जाओ, आपका मेंटल पूरा दिमाग ही हिल जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नेचर के साथ कनेक्ट रहोगे हमेशा। कहते हैं ना कि पृथ्वी तत्व आपके अंदर बॉडी में होता है तो वो आपको हमेशा सौम्य बनाता है, यानी आपके अंदर प्रेम भाव को जगाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें करिए। और मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगी, जयकिशन सिंह तोमर जो मेरे सहपाठी हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ एक मंच दिया जिसके द्वारा मैंने अपने एक्सपीरियंस, अपनी बातें या कुछ साइंटिफिक चीज़ें जो मुझे सही लगी वो मैंने बोली हैं। और अपने एक्सपीरियंस भी प्लीज़ शेयर करिए कमेंट में। और जयकिशन सिंह तोमर, थैंक यू सो मच टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और अभी हम शांति पाठ करेंगे और उसके बाद इस सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए और साथ में एक बार, जिन लोगों को शांति पाठ याद नहीं है वो ये भी बोल सकते हैं कि सभी हमारा पूरा ब्रह्मांड, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी सुखी रहें। सभी आज जब सोएं तो उनको खाना मिले, कोई भी भूखा ना सोए। ये सारी चीज़ें अगर आप सोच के चलेंगे, सभी सुखी रहें, तो आप भी सुखी रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु कदाचन।
ओम शांति शांति शांति। और हाँ, सभी लोग मास्क का उपयोग ज़रूर करें। हाँ, लॉकडाउन खुल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्क नहीं लगाएंगे। बिना मास्क के लोग बाग घूमने लग गए हैं फिर से। तो भाई वो कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो मास्क भी ज़रूरी है। जब आप मास्क लगा के रहेंगे तो सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, सबका सुखी जीवन हो जाएगा। थैंक यू जय किशन, थैंक यू एवरीवन जो लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मुझे 1 घंटा पूरी मेरी बातचीत में मुझे अच्छा फील कराया। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते।